होता है जब वो अपनी हवस मिटाने के लिए कोठे पर जाता है। कोठे पर से जब वो निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर आकर बहुत ज़्यादा फिर 2 दिन से ना वो खाना खाता है ना वो पानी पीता है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल गम में डूब जाता है। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा उसने कोठे पर क्या देख लिया था। अगर ये रहस्य आपको जानना है तो हमारी वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। मैं हूँ रजिया अंसारी। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। और जान रहे हैं हाईवे क्राइम तक का परिवार अभी नया नया है, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देंगे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। कहानी की शुरुआत बिहार राज्य से होती है। बिहार राज्य में एक ज़िला पड़ता है आरा। आरा डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है। आरा डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव पड़ता है मानिकपुर। मानिकपुर में एक लड़की रहती है। अब वो जो लड़की थी, घर में जाहिर सी बात है वो नौजवान हो गई थी, बालिग हो गई थी। जो लड़की है उसका नाम मेघना होता है। मेघना वैसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं होती, लेकिन जैसे लड़कियां होती हैं ठीक ठाक ही होती है। दरअसल जो लड़की वाले होते हैं वो थोड़ा गरीब होते हैं। तो जो भी वो रिश्ता लगाते तो रिश्ते में यही होता कि आज जान रहे हैं समाज में दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई बहुत ज़्यादा दहेज की मांग करता। अब जो लड़की के पिता होते हैं वो इतने दहेज देने की हालत में तो नहीं होते हैं। तो फिर किसी तरह मेघना की इसी तरह करते करते 3-4 साल बीत जाते हैं। फिर पिता जो है इधर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी लड़की की कहीं शादी नहीं हो पा रही है। और फिर ऐसे ही एक दिन वो शराब के ठेके पर जाता है। शराब के ठेके पर उसने इतनी ज़्यादा वो शराब पी लेता है और वहीं पर तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। जब वो वहाँ पर भी वो शराब लेने आता है अपने दोस्तों के साथ। और फिर जो उसके पिताजी होते हैं, पिताजी का नाम रामलाल होता है, रामलाल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं और पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो बड़बड़ करते हैं। फिर वो जो लड़का पास में बैठा होता है, फिर वो पूछता है, बाबूजी कोई परेशानी है क्या? तो जो उसके बाबूजी होते हैं मेघना के, वो सारी लड़के को सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि आज क्या समाज में जो गरीब है उसकी लड़की को कोई नहीं पूछ सकता, क्या बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती। फिर ये सब बातें बताते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। फिर जो लड़का था काफ़ी ज़्यादा नेक और बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था। और जो लड़का होता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। फिर वो जो लड़का ये बात सुनता है तो उसे लगता है पहले कि शायद ये जो बाबूजी हैं ये भी पी लिया है तो शायद इसी तरह बक रहे हैं। और जो भी अपने मन की भड़ास होती वो इस लड़के से कहती। और ये जो लड़का है इसका नाम अमन गुप्ता होता है। अमन गुप्ता से अपने दिल की भड़ास वो कहते और कहने के बाद फिर वो शाम में अपने घर चले जाते। फिर इसी तरह एक शाम और थी। अमन को फिर ये जो मेघना के पिताजी थे वो टकरा जाते हैं। अमन वो पहचान जाता है। फिर वो कहता है कि बाबूजी उस दिन जो रात में आप कह रहे थे क्या वो सही था? तो मेघना के पिता पहले तो टाल मटोल करते हैं। जब अमन पूछता है कि हो सकता है मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, तो जब उसके पिताजी फिर सारी बात बताते हैं कि वह बहुत परेशान है और अपनी लड़की का रिश्ता वो तय करना चाह रहे हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं। दरअसल वो थोड़ा गरीब हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो लड़के वाले हैं उनकी वो मांग को पूरी कर सके। वो अपनी लड़की को, बिटिया को इतने दहेज नहीं दे सकते जितने लड़के वाले मांग रहे हैं। फिर अमन उनकी बातें सुनता है और काफ़ी ज़्यादा वो भी लड़का जो था पढ़ा लिखा था और कहीं ना कहीं वो भी दहेज के खिलाफ था। फिर वो जो लड़का होता है इनकी बातें सुनकर अपने घर चला जाता है। अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को ये बात बताता है। और मेघना के घर वो लड़का अमन रिश्ता लेकर भेजता है। अमन के जो माता पिता होते हैं रिश्ता लेके जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की ठीक ठाक होती है, यानी कि अमन के लायक होती है। और फिर जो उसके पिताजी होते हैं तभी उनसे कहते हैं कि मैं आपको पहले ही साफ साफ कह दे रहा हूँ कि मैं जो दहेज है वो उतना ज़्यादा नहीं दे सकता। मेरी जितनी औकात है, जितना मैं सक्षम हूँ, मैं उतना ही कर सकता हूँ। लड़के के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, आप जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा आप वो दीजिएगा। ना कि बाबूजी ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। फिर वो उन दोनों के पैरों में पड़ जाते हैं, अमन के माँ बाप के, और फूट फूट कर रोते हैं कि आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। फिर ऐसे में जो मेघना के पिता बाबूजी होते हैं वो अपनी बेटी की शादी अपनी औकात के हिसाब से, यानी जितने भर वो होते हैं, काफ़ी धूमधाम से करते हैं।
अब मेघना भी बड़ी खुशी खुशी अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, वहाँ पर वो रहने लगती है। देखते देखते वक्त बीतता है, दोनों बहुत खुश रहते हैं। तभी जो मेघना है वो गर्भवती हो जाती है और उसके बाद अमन यह कहता है कि अब हमारी शादी को भी 2 साल बीत चुके हैं, हमें भी अब बच्चा कर लेना चाहिए। तो मेघना है, पहले तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल मना कर देती है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तो हमारी सारी ज़िंदगी ही पड़ी है। फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है कि मेघना है एक दिन अपने पति को खत में लिखती है कि मैं आपको छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा। दरअसल जो मेघना होती है उसके पति को ये नहीं पता था कि उस मेघना का पड़ोसी के ही लड़के से उसका चक्कर होता है। वो तकरीबन जब वो शादी करके जाती है तो 6 महीने के बाद जब भी वो अपनी छत पर जाती, वहाँ एक लड़का अक्सर जब वो कपड़ा फैलाती अपने छत पर जाती तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता। तो पहले दोनों एक दूसरे को छत पर देखते देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर ऐसे में जो मेघना है जब 2 साल का वक्त बीतता है तो वो अपने पति से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर में कलेश करती है। लेकिन जो उसका पति था वो समझदार था, वो नहीं चाहता था कि बात बढ़े। तो वो ज़्यादा कुछ भी मेघना लड़ती तो ज़्यादा होता कि वो कुछ बोलता नहीं और बात को दबाने का प्रयास करता। अब मेघना को लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मेघना उसको खत लिख के जाती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मुझे किसी लड़के से प्यार है और मैं उसके साथ अब अपना जीवन बिताना चाहती हूँ और हो सके तो मुझे ढूंढना नहीं और मेरे घर वालों को से भी कह देना मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं जो अपना जीवन है अब मैं अपने प्रेमी के साथ बिताना चाहती हूँ। ऐसे में जो अमन होता है उसे बहुत ढूंढता है और जो लड़की के घर वाले भी होते हैं बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेघना होती है वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर इस तरह करते करते 2 साल बीत जाते हैं। जब 2 साल बीत जाते हैं तो घर वाले भी उस लड़की को जिसकी वो इतनी मेहनत से शादी किए थे उसको भी वो नालायक समझ के उसको मरा समझ लेते हैं और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं और फिर कभी उसको ढूंढते नहीं हैं। अमन को भी समझाते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि बेटा तुमने मेरे घर की इज्जत रख ली, लेकिन मैं तुम्हें वो खुशियाँ न दे सका, मेरे ही घर की बिटिया जिसका तुमने घर बसाया और उसी ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया। अमन भी इधर परेशान रहता और उसको भी ये काफ़ी सदमा था, क्योंकि उसने इतनी किसी लड़की के साथ किसी परिवार के साथ उसने इतनी भलाई दिखाई और उसको बदले में क्या मिला। फिर जो ऐसा ही लड़का है फिर एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा फिर शराब की, जो लड़के ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था वो कभी कभार शराब पीता, अब ऐसे में वो हर रोज़ शराब पीने लगा और जितनी भी होता सिगरेट पीता शराब पीता और गम में डूबा रहता। फिर ऐसा ही उसे भी कुछ गलत चीज़ों का नशा चढ़ गया। ऐसे में फिर उसका बराबर कोठे पे आने जाना शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसको शादी में विश्वास नहीं रह गया था। तो कहते हैं ना, मर्दों की भी कुछ ज़रूरत होती है, जो जिस ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो अक्सर कोठे पे जाया करता है। ऐसा ही एक दिन जब वो कोठे पर जाता है तो जो मालकिन होती हैं वो कई लड़कियों को दिखाती हैं और सारी लड़कियों को लाइन से खड़ा करते हैं और कहती हैं कि तुम्हें जो भी लड़की पसंद है उसमें से इनको ले जाओ। अब उसमें से जब उसकी नज़र पहली देखता है, दूसरी देखता है, तीसरी, एक किनारे एक लड़की खड़ी होती है, बिल्कुल किनारे लास्ट में। जब उसकी नज़र पड़ती है तब वो देख के एकदम चौंक जाता है। फिर वो तुरंत बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसके जो पैरों के तले ज़मीन होती है वो खिसक जाती है। दरअसल जो उसने कोठे पर देखा था वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी, जो 2 साल पहले उसको छोड़ के चली गई थी। अब जैसे उसको देखता है वो अपने घर आकर काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी गम में डूबता है कि मेघना जो 2 साल के पहले मुझको छोड़ के गई थी वो कोठे पर क्या कर रही है। उसके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं और बिल्कुल 2 दिन वो पागलों की तरह बेचैन रहता है और 2 दिन तक वो बिल्कुल शराब के नशे में धुत। फिर वो सोचता है कि मुझे मेघना से मिलना है और मेघना से पूछना है कि आखिर में ये सब कैसे और क्यों, और तुम मुझको छोड़ के भागी थी क्या इसलिए। फिर वो 2 दिन के बाद उस कोठे पे जाता है, मुझे यही लड़की चाहिए, इसको मेरे कमरे में भेज दीजिए। तो जो मालकिन होती हैं मेघना को उसका लड़के के कमरे में भेज देती हैं। फिर जैसे ही मेघना अमन के कमरे में जाती है उसको देख के फूट फूट कर रोने लगती है। अब अमन होता है वो तो पहले एक टक सिर्फ मेघना को देखे जाता है। फिर कुछ देर दोनों खामोश रहते हैं। फिर वो मेघना से पूछता है
मेघना, ये सब क्या है? क्या तुमने मुझे इसी दिन रात के लिए छोड़ा था? मेघना से पूछता है, मेघना तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मेघना कहती है, अमन मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ तुमको बता नहीं पाऊंगी। फिर वो जो अमन होता है उससे बहुत जोर ज़बरदस्ती करता है कि मेघना तुम मुझको बताओ, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम यहाँ कैसे आई। फिर जो मेघना बताती है वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आपको भी इससे यही सीख मिलेगी कि हमें इस तरह के कदम कभी नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो जाता है। कहते हैं ना कि जो कर्मा होता है वो लौट कर ज़रूर आता है। बताती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो लड़का पड़ोस का ही रहने वाला था और उसका नाम सूरज था। वो सूरज से 6 महीने, जब उसकी शादी हुई थी 6 महीने के बाद से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और प्यार इस कदर सर पे चढ़ गया था कि दोनों फिर बाहर मिलते और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते। अब इन दोनों के प्यार को 1.5 साल हो गया था। अब ऐसे में मेघना को भी ससुराल वालों से काफ़ी छुप छिपा कर मिलना पड़ता। अब वो जितना चाहते वो जी भर के मिल भी नहीं पाते और जो भी इनकी ख्वाहिश है हवा से वो पूरी भी नहीं कर पाते। ऐसे में एक दिन सूरज कहता है कि मेघना तुम मुझसे इतने दिन दिन के बाद मिलती हो, एक काम करते हैं, चलो हम लोग कहीं भाग जाते हैं। पहले तो मेघना तैयार नहीं होती है, लेकिन जब सूरज उससे अपने प्यार की कसमें और कहता है कि क्या बस इतना ही प्यार है, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहेंगे, फिर मेघना भी कुछ सोचती है और उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मेघना सूरज के साथ भागती है और जो सूरज है वो उसको दिल्ली लेके जाता है। दिल्ली में दोनों तकरीबन साल भर रहते हैं और जो सूरज है इतने में उससे हर रात प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक तकरीबन साल बीता और दोनों को पैसे की परेशानी होने लगी। अब जो सूरज था वो फिर मेघना को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। मेघना को शराब पीकर आता है, मारता है, पीटता है, बुरी तरीके से उसका शोषण करता है, अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता। जब मेघना कुछ बोलती, विरोध करती तो उसको वो बहुत पीटता। अब ऐसे में पैसे की भी कुछ कमी आ गई थी। अब सूरज कहता कि मेघना तुम बाहर कमाने जाओ। अब मेघना जो होती वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, क्योंकि वो गरीब लोग थे तो इसलिए उसके बाबूजी ने उसे सिर्फ 8 तक ही पढ़ाया था। अब ऐसे में मेघना को कहीं नौकरी भी मिलना मुश्किल था। फिर वो लोगों के घर में जाकर बर्तन धुलती, क्योंकि वो ऐसा नहीं करती और पैसे कमा कर नहीं लाती तो जो उसका बॉयफ्रेंड है या पति कह लीजिए पीटता। तो ऐसे में मेघना उससे डर से जो भी वो कहता वो करती। ऐसे ही बीतते बीतते 2 साल बीत गया। फिर ऐसे ही एक दिन सूरज जब ये सब करके उसका मन नहीं भरा तो फिर वो अपने दोस्तों को घर लाता और दोस्तों के साथ मेघना को सोने के लिए कहता। अब मेघना जब इसका विरोध करती तब उसको बहुत पीड़ता। ऐसा ही एक दिन था, मेघना सो रही थी, वो कोई एक आदमी, बुढ़ा आदमी उसके कमरे में, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसके कमरे में लाकर बुढ़े को छोड़ देता है और कमरा बाहर से बंद कर देता है। और वो जो बुढ़ा होता है वो काफ़ी शराब पिया होता है। ऐसे में वो मेघना के पास जाता है और मेघना से बहुत जोर ज़बरदस्ती करता है और उसका बलात्कार करता है। और फिर मेघना चुप ही रहती है, खामोश रहती है और अपनी बेबसी पर रोती रहती है। फिर ऐसे ही करते जो सूरज है हर किसी न किसी को हर रोज एक ग्राहक लेके आता और मेघना से उसका बलात्कार करवाता। और फिर भी इतने में उसका दिल नहीं भरा, क्योंकि मेघना अपने पति का भी घर छोड़ के आ चुकी थी और जो उसके पिताजी हैं वो अपने घर भी किस मुंह से जाती। तो अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी। ऐसे में जो भी वो कहता, जैसा भी उसके साथ होता, वो इसी तरह सहती। एक दिन हद तब हो जाती है, एक शाम कोठे पर 2 लाख में बेच गया है। अब मेघना बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है और मालकिन से हाथ पैर जोड़ती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। और जो कोठे वाली मालकिन होती हैं वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख रुपया दिया है, तो 2 लाख रुपया तो तुम्हें मैं वसूल करूंगी ही। तो फिर मेघना होती है, अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। फिर जो उसकी मालकिन होती जो भी कहती है, हर रोज़ वो 4-5 ग्राहक आते, जितने भी ग्राहक आते, कभी 10-5, वो बिल्कुल उन ग्राहकों को खुश करती और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। तभी अचानक एक दिन उसका पति वहाँ पहुँचता है और मेघना को देखकर बिल्कुल हैरान और भौचक्का रह जाता है। तो फिर वो मेघना से कहता है कि मेघना क्या तुम चाहती हो यहाँ से निकलना? तो मेघना कहती है मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे निकलूँ? और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो हो सकता है कि मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया हो।
फिर जो अमन होता है वो बहुत भला इंसान होता है, भला व्यक्ति होता है। अमन उसको निकालने के लिए पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। फिर पुलिस जो है वो कोठे पर रेड मारती है और मेघना को वहाँ से निकाल लेती है। अब जो अमन था मेघना को एक कमरा किराए का दिला देता है और मेघना को एक जॉब दिलाता है। अब मेघना इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती और एक दिन देखते देखते जो उसका पति था अमन, उसकी भी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।